नमस्कार दोस्तों, ऑल अबाउट सोलर में आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, क्योंकि रिसेंटली हम लोग 10,000 सब्सक्राइबर का जो माइलस्टोन है वो क्रॉस कर चुके हैं। तो ये आप सबके लिए ही पॉसिबल हुआ है। आप लोग ऐसे ही हमारे साथ खड़े रहिए और हमें सपोर्ट करते रहिए, ताकि हम आप लोगों के लिए इसी तरीके का कंटेंट डे बाय डे लाते रहें। तो अब आते हैं आज के टॉपिक के ऊपर। लास्ट वीडियो में हम लोग प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के बारे में बात किए थे। आज हम लोग इसी योजना के अंदर जैसे 1 to 3 किलोवाट तक जो सब्सिडी मिलने वाला है, उसी हर एक प्रोजेक्ट के लिए क्या क्या कंपोनेंट यूज करना चाहिए, किस तरीके का मटेरियल आपको यूज करना चाहिए, इन सारे चीजों के बारे में मैं आज आपको एडुकेट करने वाला हूँ। तो अंत तक ये वीडियो को जरूर देखिए अगर आप अपने घर पे सोलर लगाने वाले हैं। सबसे पहला जो चीज है, सोलर पावर प्लांट लगाने के लिए जो कंपोनेंट्स हमें चाहिए, उसमें सबसे पहला कंपोनेंट आता है सोलर मॉड्यूल। सोलर मॉड्यूल टेक्नोलॉजी वाइज दो टाइप का होता है, पॉलीक्रिस्टलाइन एंड मोनोक्रिस्टलाइन। पॉलीक्रिस्टलाइन जो कि 320 to 335 तक मार्केट में अवेलेबल होता है, बट ये टेक्नोलॉजी बहुत पुराना हो चुका है। जहां पे मोनोक्रिस्टलाइन पैनल अभी न्यू टेक्नोलॉजी है, और मोनोक्रिस्टलाइन पैनल में आपको हायर एफिशिएंसी एंड ऑल्सो हायर वाटेज का पैनल भी मिलता है, जो कि 540 या 550 वाट तक हो सकता है। तो अगर हम 1 किलोवाट सिस्टम के लिए बात करें, तो 1 किलोवाट में अगर आप 540 का पैनल यूज करते हो तो आपको 2 पैनल यूज करना है। अगर आप 2 किलोवाट के लिए बात कर रहे हो तो वहां पे आपको 4 पैनल यूज करना पड़ेगा, अगर हम 540 का बात करें। और अगर आप 3 किलोवाट का सिस्टम यूज कर तो वहां पे आपको 6 पैनल्स यूज करना पड़ेगा। और 5 किलोवाट अगर आप लेना चाहते हो तो 5 किलोवाट के लिए आपको 10 मॉड्यूल्स यूज करना पड़ेगा। तो इस तरीके से सोलर मॉड्यूल का कैलकुलेशन होता है कि जितना आपका वाटेज है और जितना एक पैनल का वाटेज है, इन दोनों को अगर आप डिवाइड करोगे तो आपको कितना पैनल चाहिए तो आपको वो पता चल जाएगा। अब सोलर मॉड्यूल के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट आता है, जिसको हम बोलते हैं DCDB या तो फिर AGB। ये एक्चुअली एक प्रोटेक्शन डिवाइस है, या तो फिर आप इसको प्रोटेक्शन बॉक्स के तौर पे भी बोल सकते हो। इस बॉक्स के अंदर DC फ्यूज, जो कि जनरली 15 to 20 एम्पियर्स का DC फ्यूज होता है, उसके साथ साथ DC SPD होता है, जो सर्ज वोल्टेज को प्रोटेक्ट करने के लिए काम आता है, जो कि अर्थिंग के साथ कनेक्ट होता है। और ये एक ट्रांसपेरेंट बॉक्स के अंदर ये सारे इक्विपमेंट लगा होता है। तो अगर कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो हम उसी DC फ्यूज से हमारे प्लांट को टोटली बंद कर सकते हैं। एंड इन्वर्टर साइड से अगर कोई प्रॉब्लम आता है, या तो फिर सोलर मॉड्यूल साइड से इन्वर्टर में कोई प्रॉब्लम आता है, तो ये DCDB सर्किट को ओपन कर देता है, ताकि वो प्रॉब्लम दूसरे इक्विपमेंट को खराब ना करे। इसके बाद जो कंपोनेंट आता है, जिसको हम बोलते हैं सोलर इन्वर्टर। सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे ये है, ये इन्वर्टर हमें क्यों चाहिए? सोलर पैनल जनरली डायरेक्ट करंट प्रोड्यूस करता है, या तो फिर आप बोल सकते हो DC करंट प्रोड्यूस करता है। लेकिन हमारे घर पे जितने भी लोड्स होते हैं, जैसे लाइट, फैन, टीवी, वॉशिंग मशीन, जो भी लोड्स होते हैं, ये सारा ऑल्टरनेटिंग करंट से रन होता है, या तो फिर AC करंट से रन होता है। तो DC करंट या तो फिर सोलर पैनल का जो करंट है, उससे आप अपने घर का इक्विपमेंट नहीं चला सकते हो, क्योंकि हमारे घर पे जो इक्विपमेंट है वो AC करंट के हिसाब से बनाया गया है। तो इसीलिए आपको जो सोलर का जो पावर है उसको कन्वर्ट करना होगा DC to AC में, और यही कन्वर्शन का काम इन्वर्टर करता है। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि मुझे इन्वर्टर का कैपेसिटी कैसे पता चलेगा कि कौन से प्रोजेक्ट के लिए कितना किलोवाट का इन्वर्टर लगाना चाहिए। तो अगर आप 1 किलोवाट का सिस्टम लगा रहे हो तो 1 किलोवाट के लिए 1 किलोवाट का इन्वर्टर चूज करो, 2 किलोवाट के लिए 2 किलोवाट का चूज करो, 3 के लिए 3 किलोवाट, 5 के लिए 5 किलोवाट। बट यहाँ पे एक क्वेश्चन हमेशा आएगा, दैट इज आपका जो इन्वर्टर आता है, ऑन ग्रिड इन्वर्टर में भी 2 टाइप का इन्वर्टर होता है, एक सिंगल फेज होता है, एक 3 फेज होता है। तो अगर आप सिंगल फेज प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, जैसे कि 1 to 3 किलोवाट का जो प्रोजेक्ट है वो जनरली सिंगल फेज में होगा, 5 किलोवाट का प्रोजेक्ट सिंगल फेज में भी हो सकता है, 3 फेज में भी हो सकता है। तो मोस्टली
यहाँ पे जो प्रोजेक्ट हमारा होगा हमारे घर के लिए सिंगल फेज में ही होगा, क्योंकि हमारे घर पे मोस्टली सिंगल फेज कनेक्शन ही आए हुए हैं। बट अगर आप 3 फेज के लिए यूज कर रहे हो तो आपका इन्वर्टर भी 3 फेज ही होना चाहिए। अब आते हैं इन्वर्टर के बाद वाला कंपोनेंट पे, जिसको हम बोलते हैं ACDB या तो फिर AC डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स। तो ACDB मुझे इन दोनों चीजों से प्रोटेक्ट करेगा। अगर कुछ भी स्पार्क आता है ग्रिड साइड से या इन्वर्टर साइड से या DC साइड से कुछ भी स्पार्क आता है तो इन दोनों का सर्किट को ये ब्रेक कर देता है ताकि हमारा सिस्टम प्रोटेक्टेड रहे। ACDB के अंदर में आपको AC MCB या तो फिर AC MCC भी मिलेगा। उसके साथ साथ ACDB के अंदर आपको AC SPD लगाना होता है, जो कि वोल्टेज सर्ज में भी हमें सिस्टम प्रोटेक्ट करके देता है। तो ये जो भी कंपोनेंट आपको मैंने बताया ये सारा मेन कंपोनेंट्स है। इसके अलावा और भी बहुत सारे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है केबल। तो केबल में भी आपको एक चीज ध्यान रखना है, जब आप सोलर मॉड्यूल से इन्वर्टर तक का कनेक्शन कर रहे हो वहां पे DC सोलर केबल यूज होना चाहिए। 4 स्क्वायर mm या तो फिर 6 स्क्वायर mm का DC केबल आपको यूज करना चाहिए। इसके बाद आता है AC केबल, मतलब इन्वर्टर के बाद जो केबल आप कनेक्ट कर रहे हो वहां पे आपको AC केबल यूज करना है। तो 1 किलोवाट के लिए आप 1.5 स्क्वायर mm या तो फिर 2.5 स्क्वायर mm का केबल यूज कर सकते हो। जो डिस्टेंस रेंज मैंने कंसीडर किया है 30 to 50 मीटर का। अगर आप 2 किलोवाट के लिए लगा रहे हो तो 2 किलोवाट के लिए आपका 2.5 स्क्वायर mm से 4 स्क्वायर mm तक केबल आप चूज कर सकते हो। अगर आप 3 किलोवाट के लिए लगा रहे हो तो 4 to 6 स्क्वायर mm चूज कर सकते हो। एंड अगर आप 5 किलोवाट के लिए लगा रहे हो तो वहां पे आप 6 to 10 स्क्वायर mm का केबल यूज कर सकते हो। ये सारे केबल साइजिंग वोल्टेज ड्रॉप एंड पावर लॉस को ध्यान में रखते हुए कंसीडर किया जाता है, जहां पे वोल्टेज ड्रॉप एंड पावर लॉस 2% से नीचे होना चाहिए। नेक्स्ट जो कंपोनेंट है जो कि है मॉड्यूल माउंटिंग स्ट्रक्चर या तो फिर हम सोलर स्ट्रक्चर के तौर पे भी इसको बोल सकते हैं। अब ये सोलर स्ट्रक्चर हर एक प्रोजेक्ट के लिए अलग अलग टाइप का लगता है अकॉर्डिंग टू द कस्टमर रिक्वायरमेंट। बट यहाँ पे आपको 2 चीजों का ध्यान देना चाहिए। पहला जो चीज है, आप जो भी स्ट्रक्चर लगा रहे हो वो स्ट्रक्चर हॉट डीप गैल्वेनाइज्ड होना चाहिए, जहां पे गैल्वेनाइजेशन का जो लिमिट है वो 80 माइक्रॉन्स टू 120 माइक्रॉन्स तक होना चाहिए। ये गैल्वेनाइजेशन क्या होता है? एक्चुअली जो भी सोलर स्ट्रक्चर हम लगाते हैं वो ओपन टू एनवायरनमेंट कंडीशन में रहता है। तो अगर हम डायरेक्ट आयरन रखेंगे तो डायरेक्ट आयरन विथ टाइम उसमें रस्ट आ जाता है। तो ताकि उस आयरन में रस्ट ना आए इसीलिए हम गैल्वेनाइज्ड आयरन लगाते हैं, उसको गैल्वेनाइज्ड पेंट कर देते, गैल्वेनाइज्ड कर देते ताकि उसमें वो 25 साल तक लास्ट कर पाए। नेक्स्ट जो चीज है, आप जब भी स्ट्रक्चर लगा रहे हो आपको टिल्ट एंगल का ध्यान देना है, क्योंकि स्ट्रक्चर हम इसीलिए लगाते हैं ताकि हम अपने सोलर पैनल को एक एंगल दे पाए। अब जब आप एंगल दे रहे हो वहां पे जो टिल्ट एंगल है वो आप जरूर चेक कर लेना आपके लोकेशन के लिए कौन सा टिल्ट एंगल परफेक्ट है। जैसे लैटिट्यूड एंगल के हिसाब से ही कोई भी लोकेशन का टिल्ट एंगल कंसीडर किया जाता है। तो आपके लोकेशन का जो लैटिट्यूड एंगल है उसको आप एज ए टिल्ट एंगल कंसीडर करो। इसके अलावा सोलर पावर प्लांट में और भी बहुत सारे छोटे छोटे कंपोनेंट्स यूज किया जाता है। उसमें से 2 चीज जो प्रोटेक्शन के लिए यूज होता है उसके बारे में जान लेते हैं। पहला जो चीज है जिसको हम बोलते हैं अर्थिंग। अर्थिंग मतलब जो भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट हम कहीं पे भी कनेक्ट करते वहां पे एक बाईपास हमें रखना होता है ड्यूरिंग द एनी इमरजेंसी, ताकि वो बाईपास करंट अर्थ हो जाए। इसी को बोला जाता है जनरली अर्थिंग। तो सोलर प्लांट में अर्थिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के लिए काम आता है, क्योंकि सोलर पैनल, सोलर इन्वर्टर, एवरीथिंग रूफटॉप में रहता है या तो फिर ओपन एनवायरनमेंट में रहता है। तो अगर कभी भी बैड वेदर कंडीशन में अगर लाइटनिंग स्ट्राइक होता है या फिर कोई करंट सर्ज क्रिएट होता है तो वो पूरा प्लांट को खराब कर सकता है, इसीलिए हमें अर्थिंग प्रोवाइड करना होता है। तो अर्थिंग जनरली 3 टाइप का होता है, डीसी अर्थिंग, एसी अर्थिंग एंड एलए अर्थिंग। तो 1 to 5 किलोवाट तक का प्रोजेक्ट के लिए मैं 3 अर्थिंग रिकमेंड करूंगा। तो आपको हर एक प्रोजेक्ट में ही 3 नंबर अर्थिंग यूज करना है। मतलब
एक अर्थिंग होगा डीसी के लिए, मतलब जहां पे आप सोलर पैनल एंड सोलर स्ट्रक्चर को कनेक्ट करोगे। दूसरा जो है जहां पे एसी अर्थिंग होगा, एसी अर्थिंग के लिए आप वहां पे अपना जो सोलर इन्वर्टर है एंड जो सोलर एसीडी भी है, इन दोनों को आप एसी अर्थिंग में कनेक्ट करोगे। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोटेक्शन कंपोनेंट जिसको हम लाइटनिंग अरेस्टर बोलते हैं, उसके लिए भी आपको एक अर्थिंग लगाना होगा। अब आते हैं व्हाट इज लाइटनिंग अरेस्टर। लाइटनिंग अरेस्टर एक तरीके का इक्विपमेंट है जो आपके सोलर प्लांट को कोई भी लाइटनिंग स्ट्राइक से प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि हमारा सोलर प्लांट रूफटॉप में कनेक्ट रहता है जहां पे इलेक्ट्रिसिटी या वोल्टेज जनरेट हो रहा है। तो जब एनी बैड वेदर कंडीशन में लाइटनिंग स्ट्राइक होता है, वो हमेशा आपके सोलर प्लांट पे अटैक करता है, बिकॉज सोलर प्लांट पे उसको वोल्टेज मिल जाता है। इसीलिए हमें सोलर पैनल्स को बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करना होता है और ये प्रोटेक्शन आपको लाइटनिंग अरेस्टर दे सकता है। यहाँ पे एक चीज आपको मैं बताना चाहूंगा कि जो भी लाइटनिंग अरेस्टर आप यूज कर रहे हो, वो लाइटनिंग अरेस्टर का जो टॉप पॉइंट है वो आपके सोलर पैनल के टॉप पॉइंट से एटलीस्ट 2 मीटर तक ऊपर होना चाहिए, 1 से 2 मीटर ऊपर होना चाहिए, ताकि लाइटनिंग पहले लाइटनिंग अरेस्टर में आए, ना कि पहले सोलर पैनल में। बहुत जगह पे ये एक रॉन्ग इंस्टॉलेशन प्रोसेस पे किया जाता है। बहुत बार लोग लाइटनिंग अरेस्टर को कम रखते हैं हाइट और सोलर पैनल का हाइट बढ़ा देते हैं, तो वहां पे लाइटनिंग अरेस्टर काम नहीं करेगा। तो ये थे सारे मेन कंपोनेंट्स ऑफ सोलर पावर प्लांट। इसमें और भी छोटे छोटे कंपोनेंट्स आते हैं, जैसे कि MC4 कनेक्टर हो गया जो कि डीसी केबल को कनेक्ट करने के लिए लगता है। PVC टेप हो गया, जो आप कोई भी केबल कनेक्शन कर रहे हो, एसी केबल का कनेक्शन कर रहे हो, तो वहां पे आपको PVC टेप लगेगा। इसमें हमें लग्स लगता है, छोटे छोटे स्मॉल लग्स लगता है। इसमें हमें केबल्स भी लगते हैं, केबल्स के कनेक्शंस के लिए रिंग टाइप डिफरेंट टाइप्स ऑफ लग्स भी लगते हैं। इसमें हमें केबल टाई भी लगता है फॉर द प्रॉपर ड्रेसिंग। तो ये सारे छोटे छोटे कंपोनेंट्स भी आपको चाहिए होते हैं। अब बात कर लेते हैं कि अगर आप इस स्कीम के अंडर प्रोजेक्ट लगाते हो तो आपको किस किस चीजों के बारे में ध्यान रखना है। सबसे पहला जो चीज है, आपका प्रोजेक्ट जब आप इंस्टॉल कर रहे हो उस स्टेज में ही आप सारे डॉक्यूमेंटेशन क्लियर रखो, जैसे कि सोलर मॉड्यूल्स का जो भी सर्टिफिकेशन आता है, सोलर इन्वर्टर का जो भी सर्टिफिकेशन आता है, और भी बाकी जो सर्टिफिकेशन आपको सबमिट करना है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप तैयार रखो। स्पेशली सोलर मॉड्यूल का DCR सर्टिफिकेट लेना मत भूलिए। नेक्स्ट जो चीज है, आप सोलर प्लांट लगाने के बाद उसको धोना मत भूलिए, उसको क्लीन करना मत भूलिए, क्योंकि सोलर मॉड्यूल पे अगर डस्ट एक्यूमुलेट हो जाएगा तो वो काम करना बंद कर देगा। इवन लॉन्ग टर्म में आपका पैनल टोटली डैमेज भी हो सकता है। तो इसीलिए सोलर मॉड्यूल को डेली बेसिस पे या तो फिर वीकली बेसिस पे जरूर क्लीन कीजिए। उसके साथ साथ जो आपका इन्वर्टर एंड सोलर से रिलेटेड जो कंपोनेंट है, उसमें भी धूल ज्यादा जमने मत दीजिएगा। अनदर थिंग, जब आपका प्रोजेक्ट एक्चुअली एग्जीक्यूट हो जा रहा है, जिस भी इंस्टॉलर से आप प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करा रहे हो, उनसे आप अपने प्रोजेक्ट का RMU एक्सेस जरूर लेना। RMU मतलब रिमोट मॉनिटरिंग यूनिट या तो फिर डेटा लॉगर का जो एक्सेस है वो आप जरूर लेना। उसके थ्रू आपको आपके मोबाइल के एप्लीकेशन में पता चल जाएगा आपका सोलर प्लांट कैसे जेनरेट कर रहा है, तो उससे आप मॉनिटर भी कर पाओगे। अगर वो जेनरेशन कम कर रहा है या फिर उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो भी आप वो मॉनिटर कर पाओगे, उस हिसाब से आप मेंटेन भी कर पाओगे अपने प्लांट को। सो ये थे कुछ पॉइंट्स सोलर पावर प्लांट से रिलेटेड। जो लोग पहली बार मेरे चैनल पे आ रहे हो उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम सोलर से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस बनाते हैं, नॉलेज शेयर करते हैं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड प्लीज लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।